आपको मालूम है फैमिली नर्स प्रैक्टिशनर की स्टार्टिंग सैलरी कितनी होती है? तो मैंने खुद 20 से 25 हजार डॉलर लगाए लाइसेंस लेने के लिए, सिर्फ 3,000 डॉलर में दिलवा रही हूँ। 3,000 देके लाइसेंस ले लो, बाद में कल को जॉब ही ना मिले लोगों को, ऐसा है इस वक्त मार्केट में? आंसर यस। कि मम्मी की डेथ हो गई है, जिसके पापा की डेथ हो गई है, जिसके बच्चे की डेथ हो गई है। कोई पेशेंट मेरे लिए काला नहीं होना चाहिए, कोई पेशेंट मेरे लिए गोरा नहीं होना चाहिए। 24 कैरेट गोल्ड के बराबर की डिग्री है ये। मेरे ऊपर CID आई, मेरे ऊपर केस आए। नॉट एवरीबडी कैन बी अ गुड नर्स। I literally don't even want to be a nurse anymore. Like, this shit fucking sucks. I hate my job and I don't want to go back. I cannot do this anymore. हेलो नवकिरण जी। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜੀ, ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਆਰ ਸ਼ੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਐਂਡ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਦਿਨ ਸੀਗਾ ਅੱਜ? ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਬਿਜ਼ੀ ਸੀ। ਲੱਤਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਹੱਥ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਦਿਮਾਗ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਹ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਡੀ ਹੈਲਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਸਭ ਕੁਝ ਵਧੀਆ ਹੀ ਵਧੀਆ, ਤਾਂ ਸਭ ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਨਰਸਿਸ ਵਾਲਾ ਆਨਸਰ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ। ਇਟ ਸ਼ੋਜ਼ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਿਮਾਰ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਔਰ ਇੰਨੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਆਪਣੀ ਕਲਾਸ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਹ ਸੋਚ ਕੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਲੈਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਲੋਕੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਾਹ ਵੀ ਸੋਚ ਕੇ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਹੋ। ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਕਿਆ ਕਰੋ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੈਂ ਇਧਰ ਜਸਟ ਟੂ ਸਟਾਰਟ ਆਫ, ਆਈ ਨੋ ਇਟਸ ਐਨ ਆਫ ਟੌਪਿਕ ਥਿੰਗ ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਇਸ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਤੇ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਸੀਗਾ ਬਿਕਾਜ਼ ਆਈ ਬੀਨ ਇਨਟੂ ਦੈਟ ਜਰਨੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹਸਪੀਟਲਾਈਜ਼ਡ ਰਿਹਾ ਕਾਫੀ ਦੇਰ, ਐਂਡ ਆਈ ਸੌ ਕਿ ਯਾਰ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਕਟਿਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿੰਨਾ ਨਰਸਿਸ ਨੂੰ, ਬਿਕਾਜ਼ ਡਾਕਟਰ ਕਮਸ ਐਂਡ ਡਾਕਟਰ ਗੋਜ਼, ਰਾਈਟ? ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਰਾਈਟ? ਡਾਕਟਰ ਕਮ ਐਂਡ ਡਾਕਟਰ ਗੋਜ਼, ਬਟ ਇੱਕ ਨਰਸ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦ ਲੋੜ ਪਈ, ਆਫ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਰਾਤੀ ਦੇ 1 ਵਜੇ 2 ਵਜੇ, she or he is always there for you. Yes, we are always there for the patients because ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪੜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ है that patient is the first person. तो आपको कनाडा आने का कैसे बना सी, मतलब कि because you were doing as I can see आप बहुत अच्छा कर रहे थे इंडिया में, तो कनाडा आने का कहाँ से आया कि यार कनाडा चलते हैं कि मतलब? बिल्कुल, जिस टाइम पे कनाडा का बनाना हमारा प्लान, उस टाइम पे आई वाज अ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई एट PGI MER चंडीगढ़ एंड आई वाज फेचिंग अराउंड 80,000 पर मंथ। दैट्स अ गुड अमाउंट फॉर अ मिडिल क्लास फैमिली एंड इन इंडिया, मतलब ये अच्छा था उस टाइम पे। तो मेरे हस्बैंड भी इंडियन एयरफोर्स में थे, तो हमारा डिसीजन कुछ इस तरह से बना कि हम लोग इकट्ठे नहीं रह पा रहे थे, मतलब क्योंकि उनकी पोस्टिंग इधर उधर होती थी और मैं, तो आपको पता है ना इंडिया में कोई सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब नहीं छोड़ सकता, राइट? जब तक कि आपके पास कुछ बहुत सॉलिड नहीं है। तो मेरा भाई था इधर कनाडा में और मेरे को टीचिंग में बहुत इंटरेस्ट था, तो सोचा कि चलो PR लगा देते हैं कनाडा की। मैंने IELTS में 8,777 लिए और MSc तो मेरी थी और एक्सपीरियंस मेरा 10 साल का हो चुका था तब तक। तो मैंने ये सोचा कि चलो ठीक है लगा देते। मेरी PR आ गई थी और मेरे हस्बैंड नहीं आए थे, मैं आ गई थी इधर। आई डिड सम रिसर्च हियर। मैंने कुछ थोड़ा बहुत रिसर्च किया कि यहाँ पे किस चीज़ की ज़रूरत है, मेरी टीचिंग का यहाँ पे कोई वैल्यू है। देन आई फाउंड द आंसर, यस आई कैन डू अ लॉट इन दिस कंट्री, बिकॉज कोई गाइड करने वाला है ही नहीं था यहाँ पे। कैसे RN बनना है, कोई मतलब कोहेरेंसी नहीं थी, nobody was there। आपको एक वन स्टॉप सोल्यूशन कोई था ही नहीं कि एक कोई भी ऐसा मेंटोर पर्सन आप चूज कर लो जो आपको बोले कि इस तरह से लाइसेंस ले लो। कोई सीधा रास्ता नहीं था कि यार ऐसे हो गया, इसके बाद ये करो, ये कोर्स करो, ये करो और उसके बाद ये बन जाओगे। यू वोंट बिलीव, इस कंट्री में मुझे लाइसेंस लेने के लिए कम से कम 20 से 25 हजार डॉलर लगे मेरे। सीरियसली बता रही हूँ, क्योंकि उस टाइम पे ये यूनिवर्सिटी लेवल की एजुकेशन डालते थे और कुछ ऐसे कोर्सेज भी थे जो $500 में करके भी आपको लाइसेंस मिल जाता, लेकिन पता ही नहीं था। तो मैंने खुद 20 से 25 हजार डॉलर लगाए लाइसेंस लेने के लिए, लेकिन आज जो मैं लाइसेंस दिलवा रही हूँ लोगों को, सिर्फ $3,000 में दिलवा रही हूँ। मतलब वो मेरी फीस नहीं है, सरकारी फीस है। मेरी फीस तो बहुत कम है इससे। लाइक वो जो चीज़ $25,000 में आपको मिल रही थी, आज वो लोगों को $3,000 में मिल रही है। अब हम देख रहे हैं कि हेयर स्टाइलिस्ट बनना चाहता है हर कोई नर्स बनना चाहता है, राइट? नर्स बनना चाहता है, हेयर स्टाइलिस्ट बनना चाहता है। पीछे ट्रकिंग के अंदर इतना ज़्यादा हो गया, लोड आ गया कि हमें बहुत रिक्वायरमेंट है जी, सबने लाइसेंसेस ले लिए। कहीं ऐसा तो नहीं ट्रैप है कि यार अभी दिख रहा है कि 3,000 देके लाइसेंस ले लो, बाद में कल को जॉब ही ना मिले लोगों को, ऐसा है इस वक्त मार्केट में? या हम एंटिसिपेट करें नियर फ्यूचर में ऐसे का? ऐसा हो नहीं सकता नर्सिंग में। पता क्यों? क्योंकि आपका रियल्टर का लाइसेंस है, आपके रियल्टर्स में कितनी स्पेशलिटी
होती हैं, 2 होंगी, एक तो कमर्शियल में करते होंगे डील और एक हाउस होल्ड में डील करते होंगे, रेजिडेंशियल एंड कमर्शियल। रेजिडेंशियल में यही है ना हाँ आपकी जी, दो? हाँ जी, मेजरली यही है। नर्सिंग में कम से कम 50 स्पेशलिटीज है। ओके, अगर आप एक बार ऐसे आरएन बनते हो ना तो 50 स्पेशलिटीज ऐसे निकल जाती हैं आगे। तो आगे 50 ऑप्शंस है कि आप ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, ये कर आप सकते हैं। ट्रैवल नर्स बन सकते हैं। जैसे आप आरएन बने, आप आरएन मत रहो, यही सबसे बड़ी दिक्कत आती है। आप एक जगह पे क्राउड कर रहे हो, राइट, आप वहां पे क्राउडेड मत रहो। आप आरएन बन गए हो, ठीक है, आप 1-2 साल आरएन की जॉब करो, उसके बाद स्पेशलिटी कर लो ना। आप यूनिवर्सिटी में एजुकेशन लो या आप स्पेशलिटी में फर्दर जाओ, ट्रैवल नर्स बन जाओ। कुछ नर्सेज कम्युनिटी नर्सेज बन जाएंगी, कुछ नर्सेज फ्लाइट नर्सेज बन जाएंगी, कुछ हाइपरबैरिक नर्सिंग कर लेंगी, कुछ फुटकेयर नर्सिंग कर लेंगी, कुछ एस्थेटिक नर्सेज बन जाएंगी, कुछ CCNI कैनेडियन कॉस्मेटिक नर्स सर्टिफाइड कॉस्मेटिक नर्स इंजेक्टर्स बन जाएंगी। So there are so many specialties. Why do you want to become only RN? अच्छा, एक और स्पेशल आगे चल के आप चीज कर सकते हैं। 2 साल का RN किया, उसके बाद यूनिवर्सिटी में जाइए, FNP करिए, फैमिली नर्स प्रैक्टिशनर। आपको मालूम है फैमिली नर्स प्रैक्टिशनर की स्टार्टिंग सैलरी कितनी होती है? $70 से स्टार्ट होती है, $110 पर आवर तक जाती है। ठीक है, सो आपको सिर्फ RN नहीं रहना है। अगर आप सिर्फ RN रहेंगे तो लोअर लेवल पे क्राउडनेस ज्यादा होती है। अगर आप उसके अपर लेवल पे जाएंगे तो ऑब्वियसली यू विल नॉट फाइंड द क्राउड देयर। बस उसके लिए थोड़ी स्टडी करनी पड़ती है आगे, कोर्सेज, और वो कोर्सेज कंटिन्यूअस नर्सिंग एजुकेशन में आते हैं। दैट मीन्स along with doing your job you can do those courses. You don't need to quit your job to do these courses, right? तो नर्सिंग में बहुत जल्दी स्टैग्नेशन नहीं आएगा। सो हम देखते हैं कि एक और क्वेश्चन था कि जैसे विमेन है, हम कहते हैं कि यार मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है। मेरे को लगता है कि नर्सिंग विमेन डोमिनेटिंग प्रोफेशन बन चुका है। इज इट लाइक दैट? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं आप मेरे पेज पे जाके देखिए, रिसेंटली मुझे लगता है कम से कम 20 लड़कों ने NCLEX RN मेरे से क्रैक करा है। नवीन, हमें पता है ऐसा क्यों लगता है? यू आर फ्रॉम लुधियाना, राइट? एंड आई एम फ्रॉम फतेहगढ़ साइड, पंजाब। जो पंजाबी कम्युनिटी है ना, हमारा कैमरा मैन जो खड़े हैं ये भी पंजाबी हैं। अगर इनको मैं ये पूछूं कि आप नर्सिंग कर लो, आपको मैं पूछूं कि आप नर्सिंग कर लो, आप रुकेंगे, एक बार सोचेंगे और फिर बोलेंगे नहीं। पता क्यों? क्योंकि हमारी सोसाइटी ने एक ठप्पा लगा दिया है, दिस इज फॉर गर्ल्स। मैं सीरियसली बताऊं, मेरे पास जितने भी लड़के अभी क्रैक कर रहे हैं, सिर्फ एक लड़का था जो पंजाब से था। ठीक है, इतने कम लड़के पंजाब से करते हैं। ज्यादा लड़के कहाँ से हैं? गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, ये स्टेट्स के लड़के ज्यादातर नर्सिंग करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्होंने अंडरस्टैंड कर लिया दिस इज अ फील्ड विच इज हैविंग लॉट्स ऑफ जॉब्स एंड सिक्योरिटी। ठीक है, क्योंकि मेडिकल लाइन वाले तो आपको चाहिए ही होते हैं हमेशा। हॉस्पिटल्स इंक्रीज ही हो रहे हैं जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है। कभी कोई हॉस्पिटल आपने शट डाउन होते हुए देखा है? कभी कोई देखा होगा? हॉस्पिटल नहीं है। आप ये ब्रैम्पटन से भी कनाडा में तो नहीं, बिल्कुल। आप पूछो जाके कितने साल पुरानी है। इटोबिको की पूछ लो कितने साल पुरानी है। कितने बिजनेस बंद हो जाएंगे, हॉस्पिटल्स तो नहीं बंद होंगे। बट मेरे को लगता है कि हॉस्पिटल की तो शॉर्टेज चल रही है ऑलरेडी, राइट? एवरीवन, इट्स सो वी नीड एवरी एट अदर लीस्ट डे 2 more हॉस्पिटल्स इन ब्रैम्पटन, राइट? तो कहने की बात, आप बोल रहे थे ना फीमेल डोमिनेटिंग है, राइट नाउ है। 90% गर्ल्स होती हैं, 10% बॉयज करते हैं। बट ये आने वाले टाइम में और ज्यादा इंक्रीज होंगे बॉयज, क्योंकि बॉयज में पेशेंट को लिफ्ट करने की पावर ज्यादा होती है, ज्यादा टाइम तक खड़े रह के जॉब कर सकते हैं। अगर मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो लड़कों ने मैटर्निटी लीव भी नहीं लेनी होती। ठीक है, और हमें मेडिकल सिस्टम में कंटिन्यूअस सप्लाई चाहिए होती है, तो बॉयज को तो ऑलवेज वेलकम है, आप नर्सिंग ज्वाइन कीजिए। There's a lot of scope in terms, है ना? Exactly, yes. और हम देखते हैं कि यार मेरे को कभी कभी लगता है कि नर्सेज नीड्स टू बी मोर, हमें और ज्यादा रिस्पेक्टफुल होना चाहिए नर्सेज को लेके, बिकॉज उनकी जौन सी जॉब है, आई थिंक जो मेरे लाइक अकॉर्डिंग टू मी एज एन आउटसाइडर मेरे को देख के लगता है कि जो नर्सिंग है उसके अंदर कभी आपको 12 आवर्स की शिफ्ट भी होगी, कभी ऑन कॉल भी बुलाते होंगे, तो उस चीज के अंदर कैसा दिखता है एज अ नर्स बन के? हमने बता दिया कि नर्स बन जाओगे आप, राइट? उसके बाद उनका लाइफस्टाइल कैसा होगा, फैमिली के साथ टाइम कितना, वर्क लाइफ बैलेंस कैसा है एक नर्स के लिए? काफी हैक्टिक होती है नर्सेज की जॉब, और ये बात आपने बहुत बढ़िया बोली है कि यू शुड बी मोर रिस्पेक्टेबल टुवर्ड्स अ नर्सेज, रिस्पेक्टफुल टुवर्ड्स अ नर्सेज, दैट्स ट्रू। अच्छा, आपने कभी आर्मी वालों की ट्रेनिंग देखी है? किस तरह की ट्रेनिंग होती है? मूवीज में देखी है ना? मतलब मेरे हस्बैंड आर्मी में है अभी, मतलब थे, तो आपने अभी देखा उनको?
A nurse has to be very very disciplined. A nurse has to be very very kind of, मैं किस तरह से बताऊँ, आपकी कॉलेज लाइफ बहुत रंगीन होगी. हमारी कॉलेज लाइफ पता कैसे होती है? मैं कॉलेज में एंटर करी, बड़े सपने थे. टीनेजर उस टाइम पे सारे टीनेजर होते हैं जिस टाइम पे कॉलेज में एंटर करते हैं. हमारे कॉलेजेस में यूनिफॉर्म्स होती हैं. पहली चीज़, आपने किस कॉलेज में यूनिफॉर्म देखी है? नर्सिंग कॉलेज में यूनिफॉर्म होती है. आप बाल नहीं खुले छोड़ सकते, आपको बाल बांध के रखने पड़ते हैं. ठीक है, मैं इंडिया की बात कर रही हूँ, ट्रेनिंग की बता रही हूँ मैं आपको. जॉब की अभी मैं बाद में बात करूँगी. आपको सुबह 8 बजे क्लिनिकल्स में पहुँचना होता है. ठीक है, आप सुबह 6 बजे उठेंगे, मैस का खाना खाएंगे, फिर आप 8 बजे पहुँचेंगे. ठीक है, और ये रोज़ का है, एक दिन का नहीं है. एंड देन यू हैव टू टेक केयर ऑफ द सिक पीपल. ठीक है, हम लोग नॉर्मल कॉलेजेस में कैसी लाइफ होती है, आप अच्छे से तैयार होके जाते हो, आप कैंटीन्स में बैठते हो, है ना, आप फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट करते हो. नर्सिंग में ऐसा कुछ नहीं होता भाई. नर्सिंग में आप यूनिफॉर्म पहनते हो, अपने बाल बांधते हो, नेल्स आप ग्रो नहीं कर सकते. मैंने अब ग्रो करने शुरू करे हैं. ठीक है, दूसरे आपके अभी भी ग्रो नहीं करती हो, हमें आदत ही नहीं होती है. एक्सटेंशंस तो मैं कभी लगा ही नहीं सकती, मतलब आई एम सो एलर्जिक टू दैट. आप नेल्स नहीं ग्रो कर सकते हो. लड़कियों की बात मैं बता रही हूँ, आप नेल पेंट नहीं लगा सकते हो. यू कैन नॉट डू एनीथिंग. ओके, बिकॉज यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल कि आपके पेशेंट को इन्फेक्शन ना हो जाए. ओके, और आपकी नाइट ड्यूटीज लगती हैं, एक महीने की लगातार नाइट तो मैंने करी है अपने कॉलेज के टाइम पे. इट्स सो स्ट्रिक्ट, इट्स सो स्ट्रिक्ट. ओके, पहले आप ड्यूटी करके आते हो, हॉस्पिटल में सीख के आते हो. व्हेन यू आर अ स्टूडेंट, आके आपकी क्लासेस लगती हैं शाम तक. ठीक है, ये तो आपके 4 साल होते हैं जो निकलते हैं. फुल्ली ट्रेंड होके जब आप हॉस्पिटल में जाते हो, और यहाँ पे भी जब आप रजिस्टर्ड नर्स बनते हो, वी आर ऑलरेडी यूज्ड टू दैट थिंग्स, यू नो. सो जब हम अपने एंटर करते हैं क्लिनिकल्स में, वहाँ पे एक्चुअल गेम स्टार्ट होती है. क्योंकि जब आप स्टूडेंट हो ना, तो आप एक्सक्यूज दे सकते हो, शी इज एन इंटर्न, शी इज जस्ट लर्निंग. ओके, लेकिन जब आप इंडिपेंडेंटली जा रहे हो, यू आर नॉट डीलिंग विद द मशीन्स, यू आर डीलिंग विद द ह्यूमन बींग्स. और उन ह्यूमन बींग्स में किसी का हस्बैंड बीमार होकर आपके पास आ सकता है, किसी का बच्चा बीमार होकर आ सकता है, किसी के पेरेंट्स हो सकते हैं. और एक नर्स नालायक नहीं हो सकती, उसको बहुत लायक होना पड़ता है. क्योंकि एक मशीन खराब हो जाएगी ना, यू कैन रिपेयर, बट एक ह्यूमन बींग में आप एक इंजेक्शन की भी गलती करते हो ना, अ लाइफ कैन नेवर बी टेकन बैक, है ना. तो एक लाइफ गई. हम 2 टर्म्स यूज करते हैं, मॉर्टेलिटी एंड मॉर्बिडिटी. मॉर्बिडिटी, अगर किसी को ऑर्गन खराब होता है, इंजरी हो जाती है, दैट इज मॉर्बिडिटी. मॉर्टेलिटी मतलब मर गया इंसान. तो मॉर्टेलिटी और मॉर्बिडिटी दोनों का आपको ध्यान रख के चलना पड़ता है व्हेन यू आर इन क्लिनिकल्स. यस, इट्स अ वेरी स्ट्रेसफुल जॉब. और मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताती हूँ. आई वॉज प्रेगनेंट, राइट, आई वॉज प्रेगनेंट फॉर द फर्स्ट टाइम व्हेन आई वॉज वर्किंग ऑन बेड साइड. एंड मैं प्रेग्नेंट थी. मुझे ऑलमोस्ट रोज एक लाश पैक करनी पड़ती थी. सुबह सुबह 6 बजे ड्यूटी मेरी स्टार्ट होती थी. वहाँ पे रूल ऐसा पास कर दिया था, सुबह 6 बजे एक लाश पैक होती थी. और एज अ नर्स, एज अ प्रेग्नेंट वुमेन, मैं वो लाश देखती थी और बाद में उल्टी भी करती थी. ठीक है, यू हैव टू डू इट. और कई बार कई बच्चों की लाश पैक करी है. ठीक है, और कितने लोगों को हाथ पकड़ के हौसला दिया है, जिसकी मम्मी की डेथ हो गई है, जिसके पापा की डेथ हो गई है, जिसके बच्चे की डेथ हो गई है. छोटे छोटे बच्चे पैदा होते हुए मरते हुए अपने हाथों में देखे हैं. छोटे छोटे बच्चे पैदा होते हैं, खुशियां दी हैं अपने हाथों में. ये बड़ी, आपको तो रिस्पेक्टफुल होना ही चाहिए नर्सेस के लिए. उसके अलावा मैं आई एम जस्ट इमेजिनिंग इट एंड आई एम गेटिंग गूज बम्स की मतलब आप प्रेग्नेंट लेडी को किसी के घर में मरगत हो जाए जाने नहीं देते हैं. और यहाँ पे नर्सेस जो हैं वो लाशें पैक कर रही हैं, मतलब जो डेड बॉडीज हैं उनकी केयर कर रही हैं. क्योंकि डेड बॉडीज को भी हमने रिस्पेक्ट देनी होती है एज अ नर्स. इट्स नॉट ओनली कि जिंदा इंडिविजुअल है तो आप, हमें बाकायदा ये पढ़ाया जाता है कि एक डेड बॉडी को आप रिस्पेक्टफुली कैसे पैक करेंगे. क्योंकि वो किसी का तो डैड है, किसी का बच्चा है, किसी का हस्बैंड है, आफ्टर ऑल ह्यूमन बीइंग है. तो जो इंडिया से नर्स आ रहे हैं, जो जिन्होंने बीएससी करी हुई है, तो उनके लिए यहाँ पे आना और वो एग्जाम एनएससी या आरएन जो सब कह रहे हो, तो वो कैसे है? वो इट्स अ शॉर्टकट टू गेट टू आरएन और लाइक व्हाट, और इट्स अ पाथवे. तो उनको क्या चीजें पहले अपने तैयार करनी पड़ती होगी, जरूर कोई डिग्रीज भी एवेल्युएट करानी पड़ती होगी, तो वो क्या प्रोसेस है? एक्चुअली 2020 से पहले प्रोसेस बहुत लंबा था. 2020 में कोविड आया था और उसके बाद इन्होंने प्रोसेस शॉर्ट कर दिया था. वैसे भी 2018 से लेके
23 के बीच में इमिग्रेशन बहुत हुआ है, तो दे नीड मोर नर्सेज। तो इन्होंने ना अब शॉर्टकट पाथवे शुरू कर दिया। जैसे मैंने अपने बारे में बताया, 2020 से पहले अगर लाइसेंस लेना था तो आपको यूनिवर्सिटी में स्टडीज करनी पड़ती थी। 2 साल का कोर्स है। 2 साल तो आराम से लाइसेंस लेने में लग जाते थे। अब वही लाइसेंस हम 4-5 महीने में दिलवा देते हैं। ओके, तो इतना एक्सपीडिएटेड प्रोसेस हो गया। मॉनेटरी हिसाब से तो सही हुआ ही हुआ है। वो कहते हैं ना, पैसा तो आप बाद में बना लोगे, टाइम रिकवर नहीं हो सकता। तो अब टाइम भी इतना फास्ट कर दिया कि 4-5 महीने में आप आरएन बन सकते हो। तो अभी बात करते हैं कि लेट अस सपोज एक इंडिविजुअल है जिसने बीएससी या जीएनएम करी हुई है इंडिया से। अब क्या होगा कि आप हमें कांटेक्ट करते हो दैट आई हैव अ डिग्री इन नर्सिंग, हाउ कैन आई बिकम आरएन इन कनाडा। तो कनाडा में ना हर एक, जैसे प्रोविंस है, हर एक प्रोविंस के अपने रूल्स होते हैं। हम ओंटारियो का एग्जांपल ले लेते हैं क्योंकि ज़्यादातर लोग ओंटारियो में ही आते हैं। तो लेट अस सपोज किसी ने ओंटारियो आना है, सबसे पहले इनकी एप्लीकेशन प्रोसेस होगा जिसमें इनकी डिग्री, इनकी रजिस्ट्रेशन इवैल्यूएट होगी। नर्सिंग एक रेगुलेटेड प्रोफेशन है, हमारी डिग्री के साथ हम कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ वी नीड अ लाइसेंस। Okay. Actually, if I'm a registered nurse, I will not be known by my degree or post graduation. I'll be known by the number that has been provided to me by the nursing council. तो इंडिया में हर एक स्टेट की अपनी अपनी नर्सिंग काउंसिल्स होती हैं, जैसे पीएनआरसी पंजाब नर्सिस रजिस्ट्रेशन काउंसिल, एचएनआरसी हरियाणा नर्सिस रजिस्ट्रेशन काउंसिल। ओके, तो अलग अलग। सिमिलरली कनाडा में भी अलग अलग स्टेट की अलग अलग काउंसिल्स हैं। जैसे कि ओंटारियो प्रोविंस की काउंसिल को हम कॉलेज ऑफ नर्सिस ऑफ ओंटारियो बोल देते हैं, अल्बर्टा की सीआरएनए। ठीक है, तो इस तरह से अलग अलग काउंसिल्स हैं। अब लेट अस सपोज किसी ने ओंटारियो में आना है, तो आपकी एजुकेशन, आपकी रजिस्ट्रेशन, आपकी बैकग्राउंड जो एक्सपीरियंस होता है, प्लस आपका आइडेंटिफिकेशन, ये 4 चीज़ों का इवैल्यूएशन होता है। अब वो इवैल्यूएशन आप एनएनएएस से भी करवा सकते हो एंड देयर आर फ्यू अदर ऑप्शंस एज वेल। जब एक बार आपका इवैल्यूएशन हो जाता है, देन वी पुट दैट इवैल्यूएशन टू सीएनओ, कॉलेज ऑफ नर्सिस ऑफ ओंटारियो, और फिर सीएनओ आपको बोलता है एनक्लेक्स में बैठने के लिए, विच इज नेशनल काउंसिल फॉर लाइसेंशियर एग्जामिनेशन to become RN. Okay, that's a tough test. So you have to pass this registration exam. After that, there are few requirements like police criminal background check. You have to fulfill the language proficiency. You should have a valid work permit. जैसे PR होने चाहिए, आप स्टूडेंट परमिट होना चाहिए या वर्क परमिट। एक और एग्जाम पास करना है विच इज ज्यूरिस्प्रूडेंस एग्जाम। ये एग्जाम पास करके और रिक्वायरमेंट पूरी करके लाइसेंस आपका। ओके, और कोई इंडिया से भी ये कोर्स कर सकता है? यस, हम लोग क्या करते हैं कि इंडिया से ही इनकरेज करते हैं कि आप अपना एप्लीकेशन प्रोसेस वहीं से स्टार्ट कीजिए। आप अपने एनक्लेक्स की तैयारी हमारे पास से ऑनलाइन भी कर सकते हैं। तो आई हैव अ लॉट्स ऑफ स्टूडेंट फ्रॉम इंडिया राइट नाउ हु आर सिटिंग इन माय क्लासेस। तो आप वहां से प्रिपेयर करिए, और एनक्लेक्स के सेंटर भी इंडिया में है। ओके, दिल्ली में सेंटर है, लुधियाना में सेंटर है, अमृतसर में है, जलंधर में है, और चंडीगढ़ में भी है। ठीक है, तो एनक्लेक्स पूरी दुनिया में कहीं भी दे सकते हो आप। इनके सेंटर पूरी दुनिया में ही होते हैं। जैसे आइल्स हम कहीं भी दे सकते हैं ना, सिमिलरली एनक्लेक्स आरएन आप कहीं भी दे सकते हो। तो इंडिया से बैठ के ही क्रैक करके आओ ना, यहाँ तो आके नवीन हमें जॉब्स करनी पड़ती हैं। यहाँ पे आके आपका टाइम नहीं वेस्ट होगा, बिकॉज यहाँ पे आपके एक्सपेंसेस भी ज़्यादा हैं। रहने के लिए आपको घर का रेंट देना, ग्रोसरी देनी है, $2। मेरे पास इतने सारे केसेस हैं, मैं सीरियसली बता रही हूँ, मेरे पास इतने केसेस हैं जब इंडिया से बच्चा सब कुछ करके आ जाता है, यहाँ पे आके लैंड होता है, 1 हफ्ते के अंदर अंदर आरएन का लाइसेंस मिल जाता है, क्योंकि सब कुछ इंडिया से कर देते हैं हम लोग। तो इफ एवरीथिंग इज डन ऑनलाइन, राइट नाउ वी आर लिविंग इन दैट एरा जहाँ पे इंटरनेट के थ्रू सब कुछ पॉसिबल है। तो क्योंकि ज्यूरिस्प्रूडेंस एग्जाम भी आपने ऑनलाइन ही अटेम्प्ट करना होता है, आपका पुलिस क्रिमिनल बैकग्राउंड और वैलिड वर्क परमिट, सिर्फ 2 रिक्वायरमेंट्स रह जाती हैं जो आपको कनाडा में आके करनी पड़ती है। एवरीथिंग एल्स आपका सारा कुछ है, एंड देन यू आर अर्निंग इन अ गुड अमाउंट, राइट? आपको एक बेस ही अच्छा मिल जाता है। मतलब आपको नवीन यहाँ पे आके $14-16 पे क्यों जॉब करनी है व्हेन यू आर अ नर्स? ये तो 24 कैरेट डिग्री है भाई, 24 कैरेट गोल्ड के बराबर की डिग्री है ये। जीएनएम बीएससी आज की डेट में अगर सबसे हिट कोई प्रोफेशन कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया में चल रहा है ना, दैट इज नर्सिंग। और कितनी अच्छी बात है कि लड़कियों के लिए ये प्रोफेशन जो है, जैसे आप ही बोल रहे थे कि बहुत सारी फीमेल्स इसमें होती हैं, करेक्ट? तो अच्छा प्रोफेशन, वो कितना अपनी फैमिली को सपोर्ट कर रहे हैं, राइट? लाइक दैट्स अमेजिंग। आपको पिज्जा स्टोर और टिम हॉर्टन पे जॉब नहीं करनी चाहिए इफ यू आर अ नर्स। मैं किसी भी जॉब को डिग्रेड नहीं कर रही हूँ, पर इफ यू हैव दिस डिग्री तो उसको यूटिलाइज करो ना।
मेरे कहने का मतलब ये है कि आप उसको यूटिलाइज करके व्हाई डोंट यू स्टार्ट अर्निंग स्टार्टिंग $40। और क्या चीज़ है मेन जो एक नर्स के अंदर चाहिए हमें, कि अगर एक्सरसाइज मैं सोचता हूँ कि यार मैंने नर्सिंग करनी है, स्टडी अलग हो गया मेरे को ये करनी पड़ेगी, बट एक अंदर से क्वालिटीज जो एक इंसान के अंदर होनी चाहिए नर्स बनने के लिए। नॉट एवरीबडी कैन बी अ गुड नर्स। अच्छा क्वेश्चन है आपका। सबसे पहली चीज एक नर्स में एम्पैथी होनी चाहिए। अब एम्पैथी क्या होता है? एक चीज होती है सिंपैथी, एक चीज होती है प्रोफेशनलिज्म, उसके बीच की फीलिंग होती है एम्पैथी। अगर अभी आप दुखी हो, लेट अस सपोज, है ना, मैं आपकी नर्स हूं, आप बहुत दुखी हो, आप रो रहे हो, मैं आपके साथ रोने लग गई, यू विल नेवर बिलीव मी। पता है, आपको ऐसे लगेगा कि ये बेचारी तो खुद ही बड़ी दुखी है, मेरी क्या हेल्प करेगी। ठीक है, ये तो होगी सिंपैथी वाली सिचुएशन। और एक सिचुएशन होती है प्रोफेशनलिज्म। ठीक है, आप मुझे बोल रही हो कि मैं बहुत दुखी हूं, यू आर क्राइंग, और मैं पता क्या बोल रही हूँ, ठीक है दवाई ले ली, आपको नींद अच्छे से आई थी, ओके थैंक यू, मैं बाद में आऊंगी। इसमें मैंने क्या किया? आई जस्ट ब्लॉक्ड योर फीलिंग्स, मैंने आपकी फीलिंग के ऊपर ध्यान ही नहीं दिया। दोनों ही चीजें हमें नहीं चाहिए होती हैं। हमें चाहिए होती है बीच वाली फीलिंग, दैट इज एम्पैथी। प्रोफेशनली मैं अंडरस्टैंड करूं कि आपकी प्रॉब्लम है, और मैं आपको ये भी शो करूं कि यस आई कैन फील दैट थिंग, बट आई एम हियर टू हेल्प यू, राइट। सबसे पहली चीज एक नर्स में ये होनी चाहिए, आप में एम्पैथी होनी चाहिए। दूसरा चीज, आपको एक अच्छे IPR बनाने आने चाहिए। आपको मालूम है आधी डिसीजेस का इसलिए इलाज नहीं होता क्योंकि पेशेंट अच्छे से बता ही नहीं पाता कि उसको प्रॉब्लम क्या है। एक अच्छी नर्स में कम्युनिकेशन स्किल्स होने चाहिए, और उसको ये पता होना चाहिए कि पेशेंट की हिस्ट्री कैसे निकलवानी है। स्पेशली साइकेट्रिक पेशेंट्स, लोग साइकेट्रिक इलनेस में क्यों जाते हैं? बिकॉज दे डोंट शेयर द थिंग्स, राइट। अब वो पेशेंट से कैसे बात करनी है, यू शुड हैव गुड communication skills, you should know how to do open ended questions, कैसे आपने पुट करने हैं। तीसरी चीज जो होनी चाहिए दैट इज प्रोफेशनल बाउंड्रीज। आजकल ये सिखाना बहुत जरूरी है कि अगर मैं आपसे बात कर रही हूँ, अच्छे से बात कर रही हूँ, आपसे मुस्कुरा के बात कर रही हूँ, ठीक है, तो आप मुझ में इतना दम भी होना चाहिए कि मैं आपको बाउंड्रीज भी एक्सप्लेन करूँ कि ये रिलेशनशिप जो है, ये एक नर्स क्लाइंट का रिलेशनशिप है, ये एक थेराप्यूटिक रिलेशनशिप है, और इसका एक टाइम आउट है। ठीक है, ओके, एग्जैक्टली। आप यहाँ पे उतनी देर तक हो जितनी देर तक आपकी ये डिसीज है, और इसका ट्रीटमेंट इस हिसाब से चलेगा, राइट। तो ये क्वालिटीज जो होती हैं वो नर्स के पास होनी चाहिए। और एक सबसे बड़ी क्वालिटी है एक नर्स का नॉन जजमेंटल होना, बहुत बड़ी चीज है। लेट अस सपोज मैं एक नर्स हूं जो कि आपके कल्चर से नहीं हूं, ठीक है, आपका कल्चर क्या है मुझे नहीं पता, ओके। आप बोल रहे हो कि, एक और एग्जांपल लेती हूँ, एक औरत आती है मेरे पास और मुझे ये चीज बोलती है कि मैंने अबॉर्शन करवाना है, ठीक है, और मैं कैथोलिक हूँ, कैथोलिक क्रिश्चियन हूँ, मैं आई एम स्ट्रिक्टली अगेंस्ट अबॉर्शन। मतलब मेरे धर्म में तो बहुत गंदी बात है ये अबॉर्शन कोई कराए। तो मैं क्या, अगर मैं उस पेशेंट को टीज करने लगती हूँ, अगर मैं उस पेशेंट को अच्छे से केयर नहीं देती, मैंने नहीं देनी इसको केयर, ये तो अबॉर्शन कराने आई है, मैं तो पाप हो जाएगा। आई शुड बी नॉन जजमेंटल अबाउट एवरी पेशेंट इज सेम फॉर मी। कोई पेशेंट मेरे लिए काला नहीं होना चाहिए, कोई पेशेंट मेरे लिए गोरा नहीं होना चाहिए, कोई पेशेंट का मेरे लिए इसलिए डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए कि ये मेल है और मुझे इसका कैथेटराइजेशन नहीं करना, ये फीमेल है इसका मैं कैथेटराइजेशन करूंगी क्योंकि मुझे मेल के साथ कंफर्टेबल नहीं फील होता। आई शुड नॉट बी लाइक दैट, ओके। तो ये बहुत बड़ी क्वालिटी होनी चाहिए क्योंकि हमारे लिए वो ह्यूमन बॉडी है, उसकी एनाटॉमी है, उसकी फिजियोलॉजी है, उसमें डिसीज है और इस बॉडी को हमने ठीक करना है। किसी भी तरह की बायसनेस नहीं कर सकते, कोई व्हाटएवर इट इज। एग्जैक्टली। और हमें वो मोहल्ले वाली आंटी नहीं बनना है कि ये तो ऐसे बोल रहा था, ये तो ऐसे बोल रहा था। नो, यू हैव टू बी नॉन जजमेंटल। देखो ये चीजें समझ आ रही है, ऑन द डे वन यू आर गेटिंग $40, राइट। इवन IT वाले को भी डे वन पे $40 नहीं मिल रहा है, ही इज आल्सो वर्किंग $25-30 पे, है ना। ना ट्रकिंग को मिल रहा है, ना IT को मिल रहा है, ना कोई और चीज का मिल रहा है। या तो लोगों को पता नहीं इस बात का, एक चीज ये हो सकती है, जब पता है तो फिर वो क्यों नहीं आ रही। लोगों को इंडिया में पता नहीं है, लोगों को कनाडा में आके पता चलता है। द प्रॉब्लम इज दिस, क्योंकि यही अगर आप किसी एक्टर, किसी सिंगर को लेके बैठ के पॉडकास्ट कर रहे होते तो ये पॉडकास्ट तो मतलब बहुत बढ़िया, एवरीबॉडी वुड लिसन टू इट। अगर आप किसी एडुकेटेड, किसी मतलब कह लो कि कोई
क्या इसको हम लोग बोलते हैं कि कोई कंसल्टेंट हो गया या कोई कंसल्टेंट जो करियर कंसल्टेंट हो गया, इसको आप करते हो ना, पीपल आर नॉट इंटरेस्टेड. द प्रॉब्लम, बिगेस्ट प्रॉब्लम विद टुडेज सोसाइटी इज दिस, दे डोंट वांट टू लिसन टू, उन लोगों को नहीं सुनना चाहते जो कि वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं आपको कोई चीज के अंदर. उनको बस मस्ती चाहिए, एंटरटेनमेंट, या सिर्फ वो चाहिए कि कितने रह गए, ये हो गया वो गया, मतलब वो चीजें ही. अब आपको देखता है कोई आज इंस्टाग्राम पे एक्सवाइजी कोई बंदा है, राइट, लेट्स टेक कि राम देख रहा है कि नवकिरण नर्सिंग क्लास है यार, इनका तो बढ़िया चल रहा है, गाड़ी इन्होंने बढ़िया रखी हुई है, अपना इंस्टीट्यूट है, बस लोगों को लेके आई जा रही है, उनको पढ़ाई जा रही है और करी जा रहे हैं, एक ही साथ 200 बच्चा पढ़ा दिया, तो इधर से ऐसे हो गया. बट वो जो 15-16 साल पीछे है वो कोई नहीं देखता, वो कोई नहीं देखता नवीन. और ये बहुत बुरी बात है और ये बहुत खतरनाक बात है एक्चुअली. लोगों को ऐसे लगता है कि आज उठे हैं और आज हो गया है. मैं आपको बताती हूँ एक चीज़. When I did post graduation from PGI, तो ये 2013-14 की बात है. तो मैं ना अपने रेज्यूमे बांट रही थी इधर उधर. तो एक हॉस्पिटल में मैं जाती हूँ और कॉलेज ही था, मेरा इंटरव्यू होता है. लिटरली लोगों ने बेंच के ऊपर खड़े होके तालियां बजाई कि यही टीचर हमारे कॉलेज में रखो, क्योंकि जब आपकी इंटरव्यू होती है वो डेमो लेते हैं आपके लेक्चर की, हाउ यू टीच. और टीचिंग तो मेरा शुरू से पैशन है ही है. ये 2013 की बात बता रही हूँ मैं आपको. ये चंडीगढ़ मोहाली का एक हॉस्पिटल था, कॉलेज था इनफैक्ट, जहाँ पे मैंने क्लासेस ली थी. तो जब मैंने उनको जाके पूछा ना सैलरी कितनी दोगे, तो उन्होंने बोला 16,000 महीने की, विच वॉज वेरी लेस, वेरी लेस. एक MSc PGI से निकलता है. उस टाइम तक इंडिया में रिसेशन का माहौल था 2013 में, तो नोबडी वॉज प्रोवाइडिंग द सैलरी, स्पेशली इन अ सिटी लाइक चंडीगढ़, क्योंकि एवरीबडी वॉन्ट्स टू डू जॉब देयर. तो मैं उनको ना मना करके आ गई कि मैं जॉब नहीं करूँगी. और मेरी हालत ना उस टाइम पे बहुत बुरी थी फाइनेंशियली, बिकॉज आई हैड जस्ट डिड पोस्ट ग्रेजुएशन, मेरे पास जॉब नहीं थी. तो चंडीगढ़ का ना मटका चौक है मोहाली का, वहाँ से मैंने ना, मटका चौक नहीं, कुंबड़ा चौक, वहाँ से मैंने ना बस ली फतेहगढ़ साहिब के लिए, सरकारी बस. और वो सरकारी बस ना एक्चुअली बहुत भरी होती है, क्योंकि उधर बस सर्विस बहुत कम है. तो जो कोई एक आधी बस आती है, यू विल नेवर गेट द सीट देयर. बहुत ही गर्मी थी, आई थिंक जून का महीना था, एंड इंडिया में जून का महीना इज लाइक हेल. तो मैं खड़ी हुई जा रही थी, ऐसे बस में डंडा पकड़ के खड़े होते हैं ना इंडिया में, यू माइट नॉट हैव सीन दैट, आई हैव सीन अ लॉट. तो मैं जैसे जा रही थी ना, तो बस के आगे ना एक लाइन लिखी हुई थी, अकल बदाम खान नाल नहीं, धक्के खान नाल आउंदी है. दैट लाइन हैज चेंज्ड माई लाइफ. ठीक है. और आज जो लोग देखते हैं ना कि सक्सेसफुल हैं, भाई ऐसे ऐसे धक्के खाए हैं ना कि सुबह 7 बजे घर वाले छोड़ के जाते थे, बस में बैठती थी, खरड़ पहुंचती थी, खरड़ से ऑटो लेके आई वुड गो टू रियात बाहरा यूनिवर्सिटी, वहाँ पे सारा दिन लेक्चर लेती थी बिकॉज आई वॉज अ ट्यूटर देयर. वहाँ से फिर से ऑटो पकड़ना, आगे मोहाली की बस पकड़नी, मोहाली जाके उतरना, एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में 2 घंटे पढ़ाती थी NCLEX के लिए. ठीक है. और वहाँ से फिर सरकारी बस लेके शाम के 8 बजे मैं घर पे पहुँचती थी. एंड आई वॉज हसलिंग एट दैट टाइम. एंड आई वॉज अर्निंग ओनली 22,000 पर मंथ एट दैट टाइम. रुपीज एग्जैक्टली. और ये पता नहीं मैंने कितने साल किया है. जो लोगों को आज दिखता है ना कि ये ऐसे नहीं होता है, इट्स वेरी डिफिकल्ट, आई एम टेलिंग यू. मैंने तो अपनी आंखें खो दी हैं. मतलब मेरा नंबर बहुत ज़्यादा है एस्पेक्ट्स का, बिकॉज आई रीड अ लॉट, आई स्टडी अ लॉट. मैंने, और ये जो 15 साल गए हैं ना, सिर्फ संडे होंगे जिसमें मैं रेस्ट करती हूँ. लगातार मैं 15 सालों से बोल के पढ़ा रही हूँ, और मेरा मॉर्निंग इवनिंग दोनों बैच होते हैं लगातार. एक दिन भी मेरे को रेस्ट नहीं मिला. और हम एंड में ये देख लेते हैं कि बंदा टॉप पे है. वो टॉप पे पहुंचने के लिए उसने कितना हसल किया होगा, राइट? वो भी तो देखिए आप. कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, बहुत कुछ खोना पड़ता है. आई हैव लॉस्ट माई हेल्थ, आई हैव लॉस्ट, शायद मैंने अपने बच्चों को कभी उस तरह से बड़ा होते हुए देखा ही नहीं, मेरे पास टाइम ही नहीं होता है ना. और कितनी गिल्ट फीलिंग एज अ मदर, आप अपने बच्चों के पास होते हुए भी पास नहीं हो. ठीक है. एंड आई एम स्टिल हसलिंग. मैं रुक ही नहीं रही हूँ. मतलब क्यों रुकना है, अभी तो रेस पकड़ी है. और मैं हैरान हूँ. वैसे अच्छी बात भी है ये, अगर कोई जल्दी पहुंच जाए इस मुकाम पे, ऊपर वाला करे सब पहुंचे, लेकिन मुश्किल है.
यहाँ तक आने के लिए बहुत हसल करना पड़ता है, और बहुत जिस लेवल से difficult है। मैं उठ के आई हूँ बहुत ज़्यादा। आपने, हम अभी आपके बारे में, जर्नी के बारे में बात कर रहे थे कि ऐसे हुआ कुछ आपने जो नर्सिंग कम्युनिटी के लिए करा हो, कोई ऐसी याद या कोई ऐसी चीज़ कि यार ये चीज़ तो आई हैव पुट माई थिंग इनटू इट, कि यार ये चीज़ करके ही रहूँगी, और ये कोई नर्सिंग कम्युनिटी ओवरऑल के अंदर हमने कुछ कंट्रीब्यूट करा हो, कुछ है ऐसे का? हमारी नर्सिंग में ना लीडर्स की बहुत कमी है। हमारी नर्सिंग में वो लोगों की बहुत कमी है जो नर्सिंग को ग्लोरीफाई करें और नर्सिंग को आगे लेके जाएं। ये शुरू से ही मैंने फील किया है, और मुझ में ना लीडरशिप क्वालिटीज शुरू से हैं। मतलब आई वॉज इन माई स्कूल ऑल्सो, आई वॉज अ लीडर, आई वॉज अ हेड गर्ल, और फिर जब मैं अपने कॉलेज में पहुंचती तो आई बिकेम द प्रेसिडेंट बाय इलेक्शन। ओके, तो तब क्या हुआ ना, हमें ना ड्यूटीज बहुत करनी पड़ती थी हॉस्पिटल में, और एमबीबीएस वाले बहुत मजे करते थे। मतलब वो ड्यूटीज पे भी नहीं आते थे और उनको स्टाइपेंड मिल जाता था 2500 रुपये महीने का, बड़े आराम से। उस टाइम पे ना 2005 में और 9 तक 2500 बहुत था। मतलब एक स्टूडेंट के लिए 2500 Yeah. इंडिया में इट वॉज बहुत बढ़िया था। तो हम सोचते थे यार इतनी बड़ी डिस्क्रिमिनेशन, और उनके फेस्ट वगैरह होते थे और स्पेशली लिख के बाहर, जैसे अंग्रेज नहीं लिख देते थे इंडियंस एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड, उनके फेस्ट में लिखा जाता था नर्सेज आर नॉट अलाउड। ओके, और इतनी बड़ी डिस्क्रिमिनेशन। आजकल के बच्चों को तो पता भी नहीं होगा कि नर्सिंग का ये हाल था इंडिया में। 2009 में हमने इतना बड़ा स्टेप लिया इस डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट। आप 2009 की ना कभी न्यूज़पेपर की कटिंग मुझे मिल गई ना, आई विल सेंड यू। इंडिया में पड़ी है, मैं इधर लेके नहीं आई हूँ वो कटिंग्स। एवरी न्यूज़पेपर ऑफ पंजाब वाज फुल विद व्हाट नवकिरण इज डूइंग। नवकिरण उस टाइम पे पूरी बागी बन चुकी थी, और गवर्नमेंट के साथ पंगा लेना, उस टाइम पे अकालियों की गवर्नमेंट थी, और मैंने इतना बड़ा पंगा लिया था मेरी काउंसिल के साथ, अकालियों के साथ। मैंने सबसे पहले 3 नर्सिंग कॉलेजेस को यूनाइट किया, पटियाला नर्सिंग कॉलेज, अमृतसर नर्सिंग कॉलेज, फरीदकोट नर्सिंग कॉलेज। 3 गवर्नमेंट कॉलेजेस थे उस टाइम पे पंजाब में। आजकल चौथा भी है, उस टाइम पे नहीं था। ठीक है, पहले तो तीनों कॉलेजेस को यूनाइट किया, हमने स्ट्राइक करी। उस टाइम पे राजपुरा में फ्लाईओवर नहीं था, इट वॉज अ गगन चौक। राजपुरा वाले सुन रहे होंगे तो उनको पता होगा, राइट। हमने पूरे का पूरा गगन चौक ब्लॉक कर दिया था फॉर 3 डेज, क्योंकि वहां से ही सारा ट्रैफिक अमृतसर टू दिल्ली जाता है। इतना नाक में दम कर दिया था हमने गवर्नमेंट के कि उनको खड़े पैर वहां पे 4000 रुपीज पर मंथ नर्सिस का स्टाइपेंड लगवाना पड़ा था। ओके, और मेरे ऊपर क्या क्या नहीं हुआ नवीन। मेरे ऊपर CID आई, मेरे ऊपर केस आए, कितने केस पड़े मैं बता भी नहीं सकती। और मेरे ऊपर उस टाइम की गवर्नमेंट का इतना प्रेशर आया, आई कांट टेल यू। बहुत प्रेशर था, बहुत धमकियां आती थी, आपको मार देंगे, आपको जीरो कर देंगे, आपको जेल में डाल देंगे, आपको दिस एंड दैट। पता नहीं उस टाइम पे इतनी पावर आ गई थी ना, आई वॉज लाइक कर लो जो करना है, आई एम द लीडर एंड आई विल बी लाइक डूइंग इट। जो आपने करना है कर लीजिए। आज तक उन कॉलेजेस में 4000 स्टाइपेंड मिलता है, आज तक। अभी भी जो बच्चे देख रहे होंगे जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं ना तीनों मेडिकल कॉलेजेस में, आपको हर महीने जो 4000 रुपीज स्टाइपेंड मिलता है ना, दिस इज अ गर्ल जो स्टार्ट करके आई थी। और ये 2009 में आई वॉज अ प्रेसिडेंट, उस टाइम पे स्टार्ट करके आई थी। सिर्फ यही नहीं, मैंने 1 करोड़ की ग्रांट पास करवाई थी अपने कॉलेज की बिल्डिंग के लिए। उस टाइम पे जिस बिल्डिंग में हमारी क्लास लगती थी, दैट वाज अ ओल्ड हॉस्टल बिल्डिंग जो कि अनसेफ डिक्लेयर कर चुका था नगर निगम कि ये कभी भी गिर सकती है। और नर्सिस को वो बिल्डिंग दी हुई थी, उसमें एक ही कमरा ठीक था जिसमें हम बैठ के क्लासेस लगाते थे। तो उसके बाद 1 करोड़ की ग्रांट पास करवाई। आज उस कॉलेज की सेपरेट बिल्डिंग है जहाँ पे क्लासेस लगती हैं। और इसके साथ साथ इक्वालिटी फॉर द नर्सेज, आप फेस्ट में नर्सेज को बुलाएंगे, आप नर्सेज को आउटिंग भी देंगे, आप नर्सेज को थोड़ी फ्रीडम देंगे। ये सब चीजों के लिए फाइट किया था। या तो अभी राइट नाउ मैं क्या कर रही हूँ, आई एम ग्लोरीफाइंग नर्सिंग। और एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मैं इन द कमिंग डेज, आई थिंक विद इन 1-2 वीक्स, मैं एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट नर्सेज के लिए लेके आ रही हूँ, विच द नर्सेज वुड लव। तो ये सरप्राइज है अभी। कोई पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको ऐसा लगा यार कि ये बस मेरा रॉक बॉटम है, अब इसके बाद तो सब, इससे ज्यादा तो माड़ा नहीं हो सकता जो भी हो रहा है। मतलब कि मेरे को लगता है हर किसी की पॉइंट लाइफ में कोई ना कोई पॉइंट आता है कि यार ये मतलब दिस इज द एंड, इसके बाद तो वो ऊपर ही जाना है। वो कोई पॉइंट है कुछ ऐसे? एक्चुअली जब मैं आई थी ना नवीन, तो हम क्या लेके आते हैं, 2 बैग्स लेके आते हैं, ठीक है। और फिर क्या हुआ कि आते ही आप बेसमेंट में गिरते हो,
ठीक है। आपको ऐसे लगता है ये बेसमेंट ऊपर ही गिर जाएगी हमारे, बिकॉज वी आर नॉट यूज टू लिव इन द बेसमेंट्स इन इंडिया। वी हैव आवर हाउसेज, राइट, हमारी प्रॉपर्टीज होती है हमारे पास, हम तो अपने आप में राजे होते हैं ना इंडिया में। तो जब आप यहाँ पे एक बार ही आते हो, एक बार तो आपको ऐसे लगता है खत्म है सब कुछ। मैं वहाँ पे गवर्नमेंट जॉब छोड़ के आई थी तो मुझे ऐसे लगा क्या कर लिया मैंने, वो सबको लगता है एक बार ही, ठीक है। लेकिन बिलीव मी, इस कंट्री ने बहुत कुछ दिया है। ये दिस इज़ द कंट्री ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। आई एम लाइक ऑप्टिमिस्टिक हूँ मैं, एक सीरियसली बताऊँ तो मैं अच्छी बात ही बताऊँगी आपको इस कंट्री की, क्योंकि मेरे साथ अच्छा ही हुआ है यहाँ पे, ठीक है। मेरे साथ टचवुड कोई ऐसा बुरा हुआ नहीं है, मैंने भी कभी किसी के साथ कुछ ऐसा बुरा करा नहीं है। ये कंट्री में अगर आपके पास कोई भी स्किल है तो ये ऐसे आपको ऊपर लेके जाएगी ये कंट्री। अगर आपके पास स्किल नहीं है और आप काम करने के उसमें नहीं हो ना, तो फिर कुछ नहीं है। तो अगर आप हार्ड वर्किंग नहीं हो, उस टाइम पे एक बार तो आके लगता है नवीन के सब खत्म है। आप पीछे से जॉब छोड़ के आए हो, यहाँ भी आके आप आ गए हो बेसमेंट में, कैसे निकलोगे यहाँ से। लेकिन बिलीव द प्रोसेस, बिलीव इन योरसेल्फ, एंड सबसे ज़्यादा बिलीव इन दैट गॉड। वो अगर वहाँ से आपको यहाँ पे लेके आया है ना, तो वो आगे भी आपको लेके जाएगा। बट ऑल यू नीड इज़ टू हसल। मेहनत आपने करनी है, उस मेहनत का फल ऊपर वाला देता है। अगर आप सही मन से मेहनत करते हो, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप जिंदगी में कामयाब ना हो। लेट हो जाओगे बट होगे जरूर होगे। ऐसा तो मैंने आज तक कभी कोई बच्चा देखा ही नहीं है ना जो मेहनत करे और कामयाब ना हो। और इस कंट्री में तो अपॉर्चुनिटीज बहुत हैं। XYZ कोई बंदा कहता है कि यार ये तो ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं, बोलते हैं कि हम खुद पर्सन की नवकिरण खुद क्लासेस लेते हैं, बट जब आप इनकी क्लास में जाओ ये तो ऑनलाइन जूम कॉल में सबको म्यूट करा के क्लासेस लेते हैं और कोई कुछ बोल नहीं सकता। अगर किसी बंदे ने क्वेश्चन पूछा उसको कहते हैं कि मैं टीचर हूँ, मैं अपने आप देखूंगी, यू आर नॉट अलाउड टू स्पीक इन बिटवीन। ऐसे का कुछ होता है असल में? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक्चुअली हर एक क्लास का ना अपना डिसिप्लिन होता है। मैंने क्या किया, मैंने 2-3 दिन एक्सपेरिमेंट किया। मैंने अपने बच्चों को ना अनम्यूटेड छोड़ दिया। तो क्या होता था कि जैसे मैं टीच करने लगी, क्योंकि बच्चे अपने घर के एनवायरनमेंट से क्लास लगा रहे हैं, और बहुत सारी लड़कियां ऐसी होती हैं जो मदर्स होती हैं, ठीक है। अब पीछे से एकदम से बच्चा रो पड़ा तो आप उसको कंट्रोल नहीं कर पाओगे, राइट। आप बच्चे को थोड़ी बोल सकते हो शिश मेरी क्लास चल रही है, शोर मत करो। तो सारी क्लास डिस्टर्ब हो जाती है। लेट अस सपोज आई एम टीचिंग यू अबाउट पेप्टिक अल्सर्स। मैं आपको पेप्टिक अल्सर्स के बारे में बता रही हूँ। कितनी सीरियस बात चल रही है क्लास में कि एग्जाम में इस तरह से आएगा, ये साइन एंड सिम्टम्स है। अगर पेशेंट को ब्लीडिंग हो रही है एक्टिवली तो आप इस तरह से मैनेज करोगे, और पीछे से एकदम से पूरी क्लास का डिस्टर्ब होके पूरी क्लास का कंसंट्रेशन सारा गया, राइट। तो ये मेरे स्टूडेंट्स का डिसीजन होता है कि मैम आप हमें कॉन्सेप्ट बताते हुए म्यूट रखिए, क्योंकि पता नहीं कब किसी का बैकग्राउंड से अनम्यूट हो जाएगा। क्योंकि हर एक बंदे की पर्सनल प्राइवेट लाइफ होती है। एवरीबडी इज ज्वाइनिंग फ्रॉम होम। तो ये मेरे स्टूडेंट्स का डिसीजन होता है। और जिन्होंने मेरी क्लास नहीं लगाई उनको मैं ये बता दूं, मेरी क्लास में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आंसर्स होते हैं। हम अपने बच्चों को पूरा टाइम देते हैं क्वेश्चन पूछने का। इनफैक्ट वो इन बिटवीन द लेक्चर भी हमारे साथ चैट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और क्लास के बाद भी हम लोग टाइम देते हैं, क्योंकि हर एक टीचर का अपना अपना स्टाइल होता है पढ़ाने का। मुझे क्लास में फालतू की बातें नहीं करनी होती, मुझे क्लास में सिर्फ पढ़ाना होता है और उनको कामयाब करना होता है। अगर ऐसा कुछ होता तो एक दिन में 3 से 4 सिलेक्शंस कैसे आती। आई एम अ स्ट्रिक्ट टीचर, मैं फ्रेंड नहीं हूँ आपकी, ठीक है। और मुझे आपकी जिंदगी बनानी है, करियर बनाना है। इट शुड बी समथिंग वेरी सीरियस, वी शुड टेक इट सीरियसली। और मैं हमेशा अपनी क्लास को बहुत सीरियसली लेती हूँ। तो उसमें मुझे चाहे ऑटोक्रेटिक लीडर बनना पड़े, चाहे डेमोक्रेटिक लीडर बनना पड़े, मैं सब करूँगी, पर मुझे अपने बच्चों को पास करवाना होता है जी। तो बच्चों की भलाई के लिए हो रहा है जो चीज़ हो रही है। एग्जैक्टली, और उनकी मर्जी से हो रहा है। हम अपनी मर्जी तो नहीं थोप रहे हैं कुछ भी। ये नए नए लोगों की बातें होती हैं जिनको पता ही नहीं टीचिंग कैसे होनी है। 15 साल हो गए हैं मुझे नहीं पता होगा कि टीचिंग कैसे करनी है। आई नो एग्जैक्टली माई जॉब, what I'm doing in my senses. I know exactly what I'm doing, and I'm very sure about it that whatever I'm doing for my students, it's the best I can do. और आप ये भी चीज़ पूछ रहे थे कि टीचर्स, यस मेरी क्लास में असिस्टेंट टीचर्स होते हैं, क्योंकि कोई भी बड़ा कॉलेज होता है। आप कॉलेज से पढ़ के आए हो, राइट? हाँ जी। आपके क्या वहाँ पे एक ही प्रोफेसर सारा दिन पढ़ाता था? अलग अलग प्रोफेसर क्यों आते थे? क्योंकि वो अलग अलग स्पेशलिटीज़ के प्रोफेसर्स थे। किसी प्रोफेसर को मैथ्स
का स्पेशलिटी था, किसी प्रोफेसर के पास इंग्लिश की स्पेशलिटी थी, राइट, किसी के पास हिंदी की स्पेशलिटी थी, तो अलग अलग प्रोफेसर आते थे ना। तो एक प्रोफेसर पूरे कॉलेज को कैसे चला सकता है? चला सकता है? नहीं ना, पॉसिबल ही नहीं है। नहीं पॉसिबल है ना। तो जितना बड़ा इंस्टीट्यूट होता जाता है ना, वो आपको ज़्यादा फैसिलिटीज़ देता है। ये दूसरे टीचर होना कोई डिसएडवांटेज नहीं है, ये एडवांटेज है आपके लिए। और ये मैं क्लैरिफाई कर दूं कि जो मेरे टीचर्स होते हैं ना, दे आर ऑल MSc। BSc का तो हम रेज्यूमे भी देख के साइड में कर देते हैं, ठीक है, कि BSc वाले बंदे को हम लोग नहीं रखेंगे। जो प्रायोरिटी होती है वो MSc की होती है, और MSc भी नवीन एम्स और PGI से होनी चाहिए। उससे नीचे के इंस्टीट्यूट वाले को नवकिरण नर्सिंग क्लासेस में जॉब नहीं मिलेगी, ओके। और जो मेरे टीचर्स हैं, दे आर ऑल रजिस्टर्ड नर्सेज इन द डेवलप्ड कंट्रीज। सबका NCLEX RN क्लियर होता है। और जो लोग करते हैं ना कंट्रोवर्सी, उनको पता है इस चीज़ का, क्योंकि वो खुद सिर्फ BSc नर्सिंग है, ओके। यहाँ तो मेरे असिस्टेंट भी MSc नर्सिंग होते हैं। सो दिस इज द लेवल विच वी आर प्रोवाइडिंग यू। एंड टॉकिंग अबाउट की पर्सनलाइजेशन नहीं है कि 200-400 बच्चा, 200-300 बच्चा एक साथ इकट्ठे ही करा देते हैं, टाइम ही नहीं मिलता बच्चों को, ऐसे का कुछ है कि देयर इज अ पर्सनलाइज्ड? कुछ भी नहीं है। मैं अपनी, देखो, एक बड़ा इंस्टीट्यूट है तो उसमें एडमिशन्स तो होंगी, और ऐसा नहीं हो सकता कि किसी टाइम पे हमने भी स्टार्ट किया था, उस टाइम पे हमारे इंस्टीट्यूशन में 50-55 इतने स्टूडेंट्स होते थे। लेकिन क्या होता है कि जैसे जैसे इंस्टीट्यूशन बड़ा होता है, एवरीबडी वांट्स टू टेक क्लासेस फ्रॉम नवकिरण नर्सिंग क्लासेस। तो ठीक है, आओ पढ़ो। जब एक टीचर ने पढ़ाना है, उसने सबको सेम ही पढ़ाना है ना, एवरीबडी सिटिंग इन दैट प्लेटफॉर्म एट द सेम लेवल। और हम तो अभी बड़े छोटे हैं। आपको आकाश का पता होगा, आपको हेलिक्स का पता होगा, पता है ना इंडिया में कितने बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं वो। भाई उनमें तो 20-20 हज़ार स्टूडेंट्स बैठ के क्लासेस लेते हैं, और उनका सक्सेस रेट इतना हाई है, तभी तो वो जो कंपनी है उसने बिलियंस में फोड़ा है, ठीक है ना। तो जो बड़ी कंपनीज होती हैं वो बड़ी इसीलिए तो होती हैं कि उनके पास जो क्लाइंट बेस है वो ज़्यादा होता है। तो इसीलिए तो हम लोग स्पेशलिटीज़, अलग अलग स्पेशलिटी के टीचर्स ला के आपको ज़्यादा फैसिलिटी दे रहे हैं। अगर मेरी क्लास में 400 स्टूडेंट हैं तो इसका मतलब हम अच्छा काम कर रहे हैं तभी है ना। अगर मैं अच्छा काम ना कर रही होती, मेरे स्टूडेंट्स जो हैं वो सिलेक्ट ना हो रहे होते, तब तो फिर तो मैं भी आके सोशल मीडिया बोल देती कि मैं तो 20 से ज़्यादा लेती नहीं हूँ। ऐसा नहीं है कि आप 20 से ज़्यादा लेते नहीं है बेटा, आप अभी स्टार्ट करे हो, आपके पास 20 से ज़्यादा आते नहीं है। अगर आपके पास 20 से ज़्यादा आएंगे तो आप क्यों नहीं लोगे? एक कोई एडवाइस आपको जो मिली हो आपके एंटरप्रेन्योरल मतलब जर्नी में, जब आपने अपना बिजनेस शुरू करा, कोई आपको एडवाइस ऐसे की मिली हो तो जो आप शेयर करना चाहते हैं, जो हिट करी, कोई ऐसी एडवाइस की यार ये तो बात सही है बिल्कुल? एक तो वो थी, अकल बादाम खाना नहीं धक्के खाना आती है। जब मैंने MSc करने का सोचा नहीं था, और मैंने ये तो बिल्कुल भी मेरे सपने में भी नहीं आया था कि मैं इतने बड़े इंस्टीट्यूट में पहुंच जाऊंगी, क्योंकि मैं बहुत ही हम्बल फैमिली से थी और मुझे नहीं पता था कि कैसे पहुंचा जाता है इतने बड़े इंस्टीट्यूशन में। तो मैं ना वन डे आई वॉज गाइडिंग माई स्टूडेंट्स, क्योंकि मैं BSc के बाद ही जॉब करनी शुरू हो गई थी, तो 2 साल मैंने एज अ ट्यूटर जॉब करी है। तो मैं ना अपने स्टूडेंट्स को एक बहुत बड़े हॉस्पिटल में प्लेसमेंट के लिए लेके गई थी एज अ टीचर ना। मैं बहुत स्ट्रिक्ट टीचर हूँ शुरू से ही। तो वो लड़का था एक मेरा स्टूडेंट, और मैं उसको ना डांट रही थी क्लिनिकल्स में खड़ा, ऐसे नहीं किया, ऐसे नहीं किया, मैं उसको टीच कर रही थी। तो वहाँ पे ना एक डॉक्टर ने मुझे ऑब्जर्व किया, और सरदार जी थे वो डॉक्टर जी, एंड उन्होंने मुझे ऑब्जर्व किया। ही वॉज अ ऑर्थोपेडिशियन, बेसिकली ही वॉज डूइंग MS इन ऑर्थो, और आज भी शायद मेरा पॉडकास्ट देख रहे होंगे। सर जी थैंक यू सो मच, आपने उस टाइम पे मुझे गाइड किया। तो उन्होंने ना बुलाया मुझे और मुझे ये पूछा कि आप कौन है मोहतरमा, मतलब आप इतने पैशन से पढ़ा रहे हैं बच्चों को। आई सेड सर मैं नवकिरण कौर, और मेरे को टीचिंग का बहुत शौक है। सो ही वॉज लाइक, आपको पता है मैंने आपको क्यों यहाँ पे अपने पास बात करने के लिए बुलाया है? क्योंकि मैंने कभी यहाँ पे सैकड़ों टीचर्स आते हैं, मैंने इतने पैशन से किसी को टीच करते हुए देखा ही नहीं है। वाई डोंट यू गो टू PGI एम्स, यू बिलोंग देयर, आपका जो टैलेंट है वो वहीं पे बनेगा। आई डोंट नो भाई ऊपर वाले ने कैसे उस बंदे को भेज दिया। मेरी लाइफ 360 डिग्रीज चेंज होगी नवीन उसके बाद। अगर मैं कभी PGI में नहीं जाती तो आज मैं बहुत एवरेज पर्सन होती, जो एवरेज लाइफ ही सोचता है। अगर आपको ज़िंदगी में कामयाब होना है, आपको एजुकेशन लेनी चाहिए।
इट्स अ मस्ट। अगर आपने एजुकेशन लेनी है तो आपको टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज़ में लेनी चाहिए, इट्स अ मस्ट। आपकी मेंटेलिटी कभी ग्रो हो ही नहीं सकती अगर आप एक बड़े इंस्टीट्यूशन में हायर एजुकेशन नहीं लेते हैं। एक पर्सन जिसने कम एजुकेशन ली है और एक पर्सन जिसने हायर एजुकेशन ली है, उन दोनों की पर्सनालिटी में हमेशा डिफरेंस रहेगा। जी हाँ, ये आप लिख के ले लीजिए, हमेशा ही रहेगा। क्योंकि वो वहाँ पे जाके आप इतना सीखते हो ना, वो आपको जिंदगी भर कहीं और सीखने को नहीं मिलता। आप इवॉल्व होते हो, सिर्फ पढ़ाई के रिलेटेड नहीं। अब वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट एजुकेशन ओनली, वी आर टॉकिंग अबाउट पीपल अराउंड यू एज वेल, राइट? आप सोच के देखो ना, वहां पे पहुंचना ही कितना डिफिकल्ट है। कोई नॉर्मल इंसान को तो वहां का गेट कीपर ही अंदर नहीं जाने देगा, ठीक है? तो जिस दिन मैं उस कॉलेज का फॉर्म भरने गई थी ना, उसी दिन मैंने उसकी मिट्टी उठा के अपने मत्थे पे लगा ली थी। मैंने सोचा था कि मैंने इस इंस्टीट्यूशन में पहुंचना ही पहुंचना है। और आप मैनिफेस्ट करते हो तो यू गेट द थिंग्स। ऑब्वियसली बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है, बट आई वेंट देयर, ठीक है? और अगर मैं वहां पे नहीं गई होती ना पढ़ने, तो आज मैं आपके पॉडकास्ट में नहीं बैठी होती। तो दैट एडवाइस जस्ट चेंज्ड माय लाइफ। और जो इंसान आज, नॉट टॉकिंग अबाउट नर्सिंग, एक जनरल लाइफस्टाइल या एक जनरल सोच के बारे में बात करें कि जो इंसान आज ये पॉडकास्ट देख रहा है या जो कनाडा आना चाह रहा है या जो भी नया है, उसको क्या एडवाइस है कि कुछ चीज़ें जो उसको मेक श्योर करना चाहिए वो याद रखे कि यार ऐसे 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 ही है जी। कुछ मोटिवेशनल या कुछ इन टर्म्स जो रियल लाइफ में उसको काम आ सके। आप इंडिया में जो भी हो ना, कनाडा आके सब सेम लेवल पे आ जाते हैं। जैसे आप इंडिया में कुछ भी हो, आप इंडिया में गवर्नमेंट जॉब पे थे, आप एक सेकेंड पानी पी लो। मैं आप इंडिया में कुछ भी हो, यू आर अ गवर्नमेंट एम्प्लॉई, आप अच्छी फैमिली से आ रहे हो, आपकी प्रॉपर्टीज है इंडिया में, कनाडा में आके ना सब बराबर हो जाता है। यहाँ पे जो आम सा इंसान है वो भी यहाँ से आके जीरो से स्टार्ट करेगा, और जो बहुत खास है इंडिया में वो भी यहाँ पे आके जीरो से ही स्टार्ट करेगा। तो इस कंट्री में कामयाब होने का यही फंडा है, आपको चढ़ती कला रखनी है। मतलब पंजाबी जिद्दां आपां कहने हैं ना, सो कदे भी लाइक यू नो यू शुड नॉट लेट योर सेल्फ डाउन। मैं हमेशा अपनी क्लास में एक चीज बोलती हूँ, इफ यू कैनॉट टेक अ स्टैंड विद योर सेल्फ, डू नॉट एक्सपेक्ट एनी अदर पर्सन इन दिस वर्ल्ड टू स्टैंड बाय यू, nobody else will। अगर आप अपने साथ ही खड़े नहीं हुए तो आप लोगों को क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो आपको कि वो सपोर्ट आपके साथ करेंगे? खड़ जाएंगे। तो आपने अपने लिए नहीं कुछ करा तो कोई आपके लिए क्यों कर जाएगा? जब मैंने शुरू करा था तो मेरी फैमिली को खुद को ही बिलीव नहीं था ये क्या कर रही है, ठीक है, कि ये क्या कर रही है, मतलब इससे क्या हो जाएगा, राइट? मैंने वो चीजें फेस करी हैं, एवरीबॉडी फेस, पर मुझे पता था मैं क्या कर रही हूँ, एंड आई नेवर स्टॉप डूइंग दैट, एंड दैट्स व्हाई आई एम हियर। आज सब मानते हैं हाँ बहुत अच्छा, जब आप कामयाब हो जाते हो तब बहुत अच्छा लगता है, पर जब आप स्ट्रगलिंग फेज में होते हो तब कोई साथ नहीं खड़ेगा भाई, और किसी से एक्सपेक्ट भी मत करो कि कोई खड़ जाए, क्योंकि उनको नहीं पता है आप क्या कर रहे हो। ओनली यू नो व्हाट यू आर डूइंग, राइट? या सो दिस इज द थिंग, कामयाब होने के लिए यही चाहिए। जब आप सोचोगे कुछ करने तो वो कहेंगे यार ये क्यों करना, 100 चीजें बता देंगे। जिस दिन आप कामयाब होगे यार मैंने तो कहा ही था। एग्जैक्टली इट्स लाइक दैट, राइट? आप कोई भी चीज नहीं शुरू करोगे प्रॉब्लम्स आएंगी, एंड बस लगे रहो। नवकिरण जी ये कह रहे हैं पॉजिटिव रहना, चढ़ती कला रियली इंपॉर्टेंट है जी। दूजा हिम्मत नहीं हारनी, नाले हार्डवर्क करी जाओ करी जाओ करी जाओ। तीजा स्किल सैट इज समथिंग दिस कंट्री, अगर तुसी स्किल सैट हैगा कोई तो ਅਸੀਂ बहुत ज्यादा ग्रो करोगे। एग्जैक्टली। क्यों कहते हैं कि नवकिरण नर्सिंग वाले एक बार इनको वो कर दो ना, इंक्वायरी कर दो, तो ये 50-60 कॉल कर देते हैं, 50 कॉल 60 कॉल कि कर देते हैं, हमारे तो परेशान कर देते हैं कॉल कर करके कि आप ज्वाइन नहीं कर रहे। तो मतलब उसके पीछे क्या सिस्टम है? इसमें बुरा क्या है मुझे ये नहीं समझ आती। इसका मतलब है कि हमारा फॉलोअप बहुत अच्छा है, इसका मतलब ये है कि हमारी टीम है और वो काम कर रही है, राइट? जब आपके पास कोई कस्टमर आता है, आपको ये पता होता है कि उस कस्टमर ने काम करवाना है, लेकिन कई बार क्या होता है कि कनाडा में लाइफ बहुत बिजी है, आप उस चीज को सेकेंडरी छोड़ देते हो। तो हम क्या करते हैं कि हम आपको थोड़े टाइम के लिए 50-60 बार तो नहीं, इतने फ्री तो हम भी नहीं है, वी हैव अ लॉट ऑफ कॉल वॉल्यूम, लेकिन ये है कि हाँ हमारा फॉलो अप जरूर रहता है, एंड दैट इज नॉट अ बैड थिंग, दैट इज एक्चुअली अ गुड थिंग। आप ये देखिए कि टीम कितनी पैशनेट है, और अच्छी बात आप बता रहे हो, आज तो मैं अपनी टीम को पार्टी दूंगी।
क्या आप इतना फॉलो अप करते हो? पॉजिटिव न्यूज़ बाहर आ गई है कि मतलब इसका मतलब ये है कि आपके बंदे जो Exactly. टीम है काम कर रही है असल में। भाई इसका मतलब ये है कि हम बेसमेंट में बैठ के ऑपरेट नहीं कर रहे, पहली चीज। दूसरी चीज, हमारे पास एक फुल फ्लेज्ड टीम है। टीम को रखना और पे करना इट्स नॉट इजी इन दिस कंट्री। आपको पता है यहाँ पे Yeah, बराबर बिल्कुल। सैलरी है, और जिसके पास टीम होगी उसमें फैसिलिटीज भी तो ज्यादा मिलेंगी ना आपको। तो ये मतलब है ये चीज़ इसका, है concept. इस चीज का। ओके